नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश भाजपा के आदिवासी नेता नागर सिंह चौहान अपनी पार्टी से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। वो इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनसे वन मंत्रालय लेकर के जो है एक ओबीसी नेता रामनिवास रावत, जो कांग्रेस पार्टी से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको दे दिया गया है। और नागर सिंह चौहान का मानना है कि ये आदिवासियों का अपमान है, क्योंकि वन मंत्रालय यदि उनके पास रहता तो वो आदिवासियों की सेवा कर सकते थे। खैर, दिल्ली से लेकर भोपाल तक या भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के तमाम नेता नागर सिंह चौहान को मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी SC/ST वेलफेयर फंड को डायवर्ट कर रही है। सरकारी दस्तावेजों से यह पता चला है कि गौ संवर्धन के लिए जो 250 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है सालाना, उसमें से लगभग 95 करोड़ रुपए SC/ST वेलफेयर से डायवर्ट किए गए हैं। इसी तरह सरकार जो पैसा खर्च कर रही है धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उसमें से आधा पैसा जो है SC/ST वेलफेयर फंड से डायवर्ट किया गया है। तो सवाल यही है कि जो नागर सिंह चौहान बार बार कह रहे हैं कि ये आदिवासियों का अपमान है, तो क्या जो सरकार SC/ST का पैसा जो डायवर्ट कर रही है, क्या वो उचित है? क्या ये SC/ST का अपमान है? क्या ये आदिवासियों का अपमान है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का डायवर्जन जो है पहले कर्नाटका से भी रिपोर्ट किया गया था, लेकिन वहां पर जो है SC और ST कमीशन ने सरकार को नोटिस भेजा था। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का फिलहाल कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। और इस मुद्दे से जुड़े तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। विनय द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। SC/ST वेलफेयर फंड जो क्रिएट किया गया था वो इसलिए क्रिएट किया गया था 79 में और 84 में कि आर्टिकल 46 जो है हमारा, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, आदिवासियों का कल्याण किया जा सके, शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण किया जाए। लेकिन जो पैसा उस फंड में मतलब रखा गया है, उसको सरकार जो है डाइवर्ट कर रही है। और कहाँ लगा रही है? गौ संवर्धन में। 250 करोड़ रुपए जो गौ संवर्धन के सालाना खर्च होने, उनमें से 95 करोड़ रुपीस जो है ST वेलफेयर फंड से डाइवर्ट किया जा रहा है, SC/ST वेलफेयर से डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये पिछले साल से जो पैसा बढ़ाया गया वो 90 करोड़ रुपए अधिक है। मतलब पिछले साल से जो पैसा बढ़ाया गया वो तकरीबन SC/ST वेलफेयर का पैसा ही इसमें डाला गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि नागर सिंह चौहान एक आदिवासी नेता हैं वो, और SC विभाग उनके पास है, इसलिए मामला जुड़ जाता है। ST कम्युनिटी से वो आते हैं और SC कम्युनिटी के वो मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अपमान हो रहा है आदिवासियों का, जिस तरीके से सरकार उनकी अपेक्षा कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको पहली तो बात यह है कि नागर जी का जो विभाग गया है जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, या इसको दूसरे नजरिए से कहो कि बीजेपी में इतना तानाशाही पूर्ण जो है तरीका है काम करने का, कि उनको ये बताया ही नहीं गया, कि उनको भरोसे में ही नहीं लिया गया कि तुम्हारा विभाग लिया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। देखिए, जो जीत के आया है और वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आया है, उनकी पत्नी भी जो है वो लोकसभा सदस्य जीती हैं। इसका मतलब ये उनकी कुछ निजी हैसियत तो है पार्टी के अलावा। तो क्या एक इंसान को अपने सम्मान और अपमान का आभास नहीं होता होगा, इसीलिए शायद वो दुखी है और इसीलिए वो तमाम सारी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी में, मोदी की बीजेपी में होने के बाद भी सार्वजनिक तौर पे उन्होंने उसको अपमान के रूप में लिया है और प्रकट भी किया है। एक, अब दूसरी बात यह है कि बीजेपी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सरकार है, ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना और दलितों का डेवलपमेंट करना, विकास करना, उसका पैसा अगर आप जो है गौ संवर्धन बोर्ड में डालेंगे अगर, तो आप सोचिए, आप अपने एजेंडे के लिए आप जो है अपने वोटरों का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में आपको 29 की 29 सीटें दी हैं, विधानसभा चुनाव में 163 सीटें दी हैं, जो आपके कभी इतनी सीटें रही नहीं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपके दिमाग में सदैव अपना एजेंडा रहता है, न कि आपके दिमाग में जो है दलितों का, पीड़ितों का विकास होना चाहिए। तो जो ये आरोप लगता है विनय सरकार के ऊपर, खासकर बीजेपी सरकार के ऊपर, और जो अब आरोप लग रहा है, क्या वो सही है कि ये सरकार जो है एंटी SC और एंटी ST है? जो इनकी पॉलिसीज हैं उससे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनके वेलफेयर पे पैसा खर्च ना होकर
करके मतलब कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे गौ संवर्धन में, चाहे रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट की बात हो। हालांकि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे जहां डेवलपमेंट होगा सरकारी धार्मिक स्थलों का, वहां पे दुकानें खुलेगी, वहां आदिवासी लोग भी जाएंगे, वहां उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन पैसा आदिवासी फंड से आ रहा है और डेवलपमेंट सबका हो रहा है धार्मिक स्थलों में। देखिए, असल में आरोप तो बीजेपी पे ये आज का नहीं है। जब बीजेपी बनी तब से ये कहा जाता था कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी, ये दलितों की और आदिवासियों की पार्टी के रूप में होती नहीं थी। ये तो वो बहुत अभी हालिया बातचीत है कि अब वो दलितों की बात बीजेपी कर रही है, उनको वोट मिल रहा है, आदिवासियों का वोट मिल रहा है, वहां से जीत रही है। तो अब ये नया इरा है जिसमें उनको वो मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो दावे करते हैं कि मंदिर से आपको रोजगार मिलता है, भाई साहब, अगर जो है दलित पढ़ लेगा और अगर जो है आदिवासी पढ़ लेगा तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो जो है मनुस्मृति को नहीं मानेगा। और एजेंडा तो मनुस्मृति के आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पे। अगर मैं उनके कोर आरोपों पे और एजेंडों पे जाऊं तो सदैव जो है विपक्षी लोग आरोप लगाते रहे हैं कि ये मनुस्मृति के पैरों बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये क्या है, वो अभी तक 10 साल के शासन में इस तरह का अभी कोई देखने को नहीं मिला। लेकिन सवाल इतना सा है कि जब जिस समुदाय ने आपको अपने कंधों पर बिठाया, उस समुदाय के विकास का फंड अगर आप अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक तो विनय है। लेकिन इसका मतलब इसको पिनलाइज कैसे किया जाएगा, इसकी सजा क्या है? मतलब वोट तो आफ्टर ऑल इन्हीं को मिल रहे हैं, बीजेपी को मिल रहे हैं। आपने जैसे कहा कि एससी कम्युनिटी के लोग भी इन्हीं को वोट दे रहे हैं, एसटी कम्युनिटी के भी दे रहे हैं। अब वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, नागर सिंह चौहान जहां से उनकी वाइफ जहां चुनाव जीती हैं, वो खुद भी जहां से चुनाव जीते हैं, तो उनको वोट तो आदिवासियों का मिल रहा है, एससी कम्युनिटी का मिल रहा है, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट का फंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपने जो ये कहा कि वोट तो उनको मिल रहा है, मोदी और मोदी की बीजेपी यही तो कहती थी अभी जो है 1 महीने पहले तक कि भाई हम चाहे कुछ कर रहे हैं, हमको जनता जिता रही है जी। चाहे वो जिस मुद्दे पर विपक्ष ने विरोध किया हो, बीजेपी सदैव दावा करती थी देखो इसके बाद चुनाव हुए, हम जीत गए। लेकिन 1 महीने पहले भी तो रिजल्ट ही आया है ना। तो इसलिए ये जनता है, वो तो जो है फैसला देती है। इस आधार पे जो है, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जीत ही एक पैमाना है, ये पैमाना नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में या उन्हीं की सरकार ने फैसला लिया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत हाल का समय है। थोड़ा सा जो है मुख्यमंत्री को भी अपनी सरकार के, मुझे नहीं मालूम है कि ये किस स्तर पे उन्हें फीड किया गया होगा और उन्होंने हाँ कहा होगा या ना कहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को मुझे लगता है मोहन यादव जी को ऐसी चीजों पे बहुत जोर देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी ने बहुत लंबी लकीर मध्य प्रदेश में विकास को लेकर की है। भले तमाम सारे विपक्षी लोगों ने बहुत सवाल भी उठाए हैं, बहुत सारे घोटाले, तथाकथित घोटाले भी इसमें हैं, लेकिन मोहन यादव जी को मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखने चाहिए। नहीं विनय, एक को आप कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति इस देश को दिया है और आदिवासियों के लिए हम हर संभव चीज, जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यहाँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया और बहुत सारी चीजें की गई, चाहे उसको कई लोग कहेंगे या जो क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे कि ये सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि वो आदिवासियों के लिए सब कुछ कर रही है। एक तरफ वो क्लेम है और दूसरी तरफ आदिवासियों का जो डेवलपमेंट फंड है और एससी एसटीज का जो डेवलपमेंट फंड है वो धार्मिक स्थलों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीधा दिख रहा है कि आप जो अपने कोर एजेंडे के लिए कुछ भी करते हैं, असल में दरअसल आप कहते कुछ और हैं और आपकी पॉलिटिक्स जो है वो करती कुछ और है। इसी का नतीजा है कि ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, और इसका तमाम सारे आप उदाहरण इसको लेकर ले सकते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। हालिया जो है 10 साल के मोदी इरा में भी, मोदी राज में भी अगर आप देखिए तो वो जो बीजेपी का जो कोर एजेंडा है उन्होंने लागू किया और उन्होंने सीना ठोक के लागू किया। 370 हटाया, अयोध्या मंदिर बनाया, ये सब। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 303 से 240 का रिजल्ट आया,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप जनता के जो बहुत जरूरी वाजिब सवालों को अगर आप एंटरटेन नहीं करेंगे, उनके लिए अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ जो है आपके कहने से और उसमें जो अंतर आता है काम करने में, वो लोगों को देर सवेरे दिखता है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर ये परंपरा आगे बढ़ी, इसी तरह के फैसले अगर लिए जाते रहे, तो मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में इसके असर भी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक मेरा ये भी है सवाल आपसे, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि कहीं ये मजबूरी तो नहीं है सरकार की? क्योंकि भाई वो आदिवासियों को अपनी तरफ तो रखना ही चाहती है। मैं मजबूरी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ आपके पास लाडली बहना योजना जैसा एक स्कीम आप लाए हो, जिसमें हर महीने आपको हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना है। बाकी योजनाओं के लिए आपके पास पैसा नहीं। इलेक्शन से पहले इस तरह की खबरें आई थी कि विधवाओं का पेंशन रोक दिया गया है, ओल्ड एज पेंशन रुक गया था। बहुत सारी जो बाकी सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स थी उनसे पैसा डाइवर्ट करके जो लाडली बहना योजना पे डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल गैम्बिट था, चुनाव जीतना था और चुनाव जीते भी। अब चुनाव के बाद भी वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास बाकी दूसरी चीजों के लिए पैसा है ही नहीं, इसलिए वो SC ST और वेलफेयर से पैसा डाइवर्ट हो रहा है, बाकी जगह से भी डाइवर्ट हो रहा होगा। ये तो अभी हमको दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव से पहले भी ये स्थिति थी कि पैसा तो नहीं है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बजट से पहले ही केंद्र सरकार से और जो है उसकी सीमा बढ़ाने के लिए 1% बढ़ाने के लिए वो शायद उनको परमिशन मिल भी गई है, प्रक्रिया में है और वो मिल जाएगी। तो पैसे का क्राइसिस तो है। अब सवाल ये है कि जब आपके पास लिमिटेड साधन है, संसाधन है, और आप खर्च अपने बढ़ा रहे हो, तो फिर आपको इधर से उठाओगे उधर रखोगे, उधर से उठाओगे इधर रखोगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी दृष्टि सही है? क्या हम जो है जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, उन पे हम चल रहे हैं? अगर वो चल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं चल रहे हैं तो 4 लाख करोड़ के तकरीबन मध्य प्रदेश सरकार पे कर्ज हो गया। ये कर्ज हम पे, आप पे, दलित पे, आदिवासी पे, सब पे है ना। उसके बाद अगर जो है मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्ज लेके और जिनका विकास होना चाहिए उनका विकास करने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करेगी, तो विपक्ष भी सवाल उठाएगा और ये सवाल वाजिब भी कहे जाएंगे। मेरा फाइनल सवाल आपसे विनय, शो खत्म करने से पहले, कि नागर सिंह चौहान नाराज चल रहे हैं। दिल्ली से लेकर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनकी मनाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये कोरी मतलब ये सिर्फ धमकी है या वो इस्तीफा दे भी सकते हैं? इस्तीफा देंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे एक चीज जो दिख रही है कि सिर्फ नागर का मामला नहीं है, कुछ और भी मंत्री हैं जिनकी अपने क्षेत्र की हैसियत बड़ी है, शायद जाति भी उसमें एक शामिल है, और उनके क्षेत्र में उस तरह का जो राजनीतिक कॉम्बिनेशन है वो भी है, और उनको बहुत छोटे विभाग दिए गए। ऐसे 1-2 लोग हैं जिनको, और मतलब मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी भी बातचीत हुई है ऐसे लोगों से। उनको भी ये है कि भाई जो है क्या ये हमारे क्या करें, हमारे काम करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से जो मंत्री बनाए गए, ये रामनिवास रावत जी भी कांग्रेस से आए, वो सब पहले भी मलाईदार विभागों पे बैठे थे जब मजबूरी थी। अब तो कोई मजबूरी नहीं थी, तब भी मलाईदार विभाग में बैठे हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, एक नहीं अनेक ऐसे नाम हैं जो या तो मंत्रिमंडल में नहीं है या मंत्रिमंडल में है तो उन्हें जो विभाग दिए गए हैं उनमें काम करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और आप देख लीजिए, नागर जी को OSD भी नहीं दिया गया था मांगने के बाद। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी बात आदिवासियों की करती है और अपने ही आदिवासी मंत्री को काम करने के लिए जो OSD दिया जाना था वो भी नहीं दे पाई। तो अपने ही आदिवासी मंत्री को काम करने के लिए जो सुविधाएं देनी थी वो नहीं दी गई। नागर सिंह चौहान नाराज हैं, लेकिन नागर सिंह चौहान ने हिम्मत जरूर दिखाई है। ऐसे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सीनियर नेता जो जीत कर आए हैं, जो मंत्री पद के दावेदार थे लेकिन जिन्हें दिया नहीं गया, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते जरूर रहते हैं, लेकिन जो हिम्मत नागर सिंह चौहान ने दिखाई है वो हिम्मत शायद वो नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन बहरहाल अभी सवाल हो रहा है SC ST वेलफेयर फंड का, और ये SC ST वेलफेयर फंड जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है उससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी जो है वो गौ संवर्धन जो है SC ST वेलफेयर से पहले है। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।